एडवांसमेंट्स लाए जिससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि एटम्स किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं और छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये सब कहाँ से आए हैं इनके बीच में, तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। और हम सबसे बेसिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो यार कुछ नहीं है, ये एक हमारा ब्रिटिश भाई थे, डाल्टन था उनका नाम, और यार वो एक ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे। तो यार उनकी तो लाइफ बढ़िया चल रही थी, बट उन्होंने सोचा कि यार कुछ करना है। तो यार उन्होंने अपने कहा कि मैं एक थ्योरी प्रपोज करूँगा, और उस थ्योरी का उन्होंने क्या नाम रखा, अरे भाई साहब अपना कॉपीराइट तो लेते ही है ना यार, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो ये उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की। अब यार इसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने ये कहा बेसिकली एक ही पॉइंट है कि एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ यार, इसमें वो कहते हैं कि जो मैटर है, मैटर कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वो अल्टीमेट सोर्स है, माने एक इनडिविजिबल सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल। यार ये तो तुम मुझे बोलोगे कि तुम्हें पता है, हाँ यार तुम समझदार हो ना, अब तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता है। चलो, तो उसने यही कहा कि एटम्स एक सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो यही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की फाउंडेशन थी। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। तो उसने कुछ 4 पॉइंट्स प्रपोज किए थे। तो यार ये ना तुम याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 मार्क्स का। तो मैं तुम्हें इसके पॉइंट्स बताता हूँ। तो यार हमारे डाल्टन भाई ने 4 पॉइंट्स प्रपोज करे थे यार, जिससे हमारा 4 मार्क का एग्जाम का एक क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। और यार इसमें इन्होंने क्या कहा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसने हमें बोला कि मैटर जो है वो एक सबसे छोटा पार्टिकल है, और वो बहुत इतना छोटा है कि उससे ज़्यादा इंडिविजिबल एटम कोई नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट उसने हमें ये बताया कि एटम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जब उनके कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक बहुत हार्ड, एक सॉलिड, एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। वो इतना हार्ड बन जाता है। फिर उसने हमें कहा कि यार एटम जो होते हैं वो शेप और साइज़ में वेरी कर सकते हैं। अब यार ये कैसे होता है, अब यार जैसे हमने देखा था कि लिक्विड होता है, लिक्विड को अगर हम एक बीकर में डालते हैं तो वो उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर मैं उसको एक कंटेनर में डालूंगा वो उसकी वॉल्यूम और शेप ऑक्यूपाई कर, वॉल्यूम बेशक इसकी 1 लीटर रहेगी दोनों केसेस में, बट इसमें इसने वॉल्यूम कुछ और ऑक्यूपाई कर रखी है और इसमें कुछ और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो बेसिकली इसीलिए ये शेप एंड साइज़ में वेरी करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया यार कि एटम्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि यार हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, जो पहले के टाइम में पॉसिबल नहीं था जब डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इस केस में उसने हमें बताया कि जब भी बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो यार ये एक कंपाउंड, एक एलिमेंट बना लेते हैं। तो ये एलिमेंट को हम देख पाते हैं अपनी आँख से। तो जो एलिमेंट को हम अपनी आँख से देख पा रहे हैं उसको हमने मैटर का नाम दिया, क्योंकि वो जगह और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और वही वो विजिबल मैटर है जो एटम ने बनाया है। तो यार ये 4 हमारे बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए हैं, प्लीज़ इन्हें याद रखें। अब यार जो हमारा डाल्टन भाई था इसने कहा कि यार मैं इतने में नहीं मानूंगा। इसने यार 3 चीज़ें और हमें बताई, 3 लॉज इसने प्रूव करे अपनी स्टेटमेंट से, जो कुछ पहले दिए हुए लॉज थे। डाल्टन भाई ने कहा कि यार मैंने थ्योरी से वो लॉज प्रूव होते हैं, तो मैं तुम्हें क्यों ना गिनवा दूँ। तो यार फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Sorry, it's DJ. तो यार डाल्टन भाई ने अपनी थ्योरी से 3 लॉज प्रूव करे थे यार। वो 3 लॉज क्या थे यार, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और एक था यार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यार अब तुम बोलोगे भैया आपने ये सब क्या पढ़ा दिया, हमको तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा। तो आओ यार, मैं किस लिए हूँ, एक लॉ को समझते हैं ना यार। इससे हमें क्या समझ में आता है यार, जैसे ही बोल रहा है कि हमारा मास कंजर्व्ड रहेगा, तो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर यार यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं। तो इसने हमें ये कहा कि कोई ना एनी केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर फॉर्म्ड होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यार इसने हमें ये बोला, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं, हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लो पानी के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो यार इसने हमें ये बोला कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है यार 1 ग्राम। अब 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना होगा 2 ग्राम। अब पूरे का 2 मास है
तो कितना मास हो गया 4 ग्राम। वरना यार ऐसे भी समझ सकते हो H2 मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम होता है ना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 2 है तो 4 ग्राम हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 1 का होता है 16, अब 2 है तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो गया। अब H2O का कितना मास होता है यार, इसमें ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन और ये 2 ग्राम हाइड्रोजन 18, और पूरा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ग्राम। अब यार इसमें देखो 4 और 36 ग्राम होता है यार ये, और ये भी 36 ग्राम है। तो यार इसने हमें ये बताया कि 36 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स हमने लिया तो हमारा 36 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो यार लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बोलता है यार, हमें ये बोलता है कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो भी कंपाउंड है, मान लो हमारे कोई 2 एलिमेंट्स थे, इन्होंने मिल के एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना यार। बेसिक केमिस्ट्री की भाषा में हम बात करते हैं जो रिक्शे वाला को भी समझ में आ जाए। तो कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं। अब उसने हमें ये बोला इस लॉ ने कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये कंपाउंड तुमने कहाँ से बनाया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ से बना है। अगर तुमने किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड बनाया है, घर पे बनाओ, आसमान में बनाओ या ज़मीन में बनाओ, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमको ये जो कंपाउंड है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन हर केस में सेम मिलने वाला है। अब मैं तुम्हें इसको एक यार एग्जांपल के हिसाब से भी समझा देता हूँ। H2O बनाया जैसे पिछले रिएक्शन में, तो अब ये H2O यार जब बारिश होती है तब आसमान के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसकी वजह से ये H2O स्काई में भी बन जाता है। हम अपनी लेबोरेटरी में भी बनाते हैं यार H2O इलेक्ट्रोलिसिस करके, उसको तोड़ते हैं, उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, फिर यार पानी बनाने के आइस को मेल्ट कर देते हैं, ठीक है ना यार। तो ये काफ़ी सारे हमारे मेथड्स हैं, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो यार फोकस इस पे रखो, जो हमारा H2O कंपाउंड है इसके अंदर यार हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यार हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का 2:1 रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट रहे ना, क्योंकि हमको नहीं फ़र्क पड़ता हमने कहाँ भी बनाया है, ये 2:1 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रेशियो ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस है। आई होप यार अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो फाइनल लॉ जो डाल्टन ने प्रूव किया था वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस था। और यार ये क्या कहता है यार, ये हमें कुछ नहीं कहता, ये हमें बताता है कि अगर हमारे कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कंबाइन होके एक कंपाउंड दिया हमें, मान लो इन 2 एलिमेंट्स ने हमें कोई एक और कंपाउंड दिया, जैसे एक हमारा हो गया CO2 और एक हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यार ये हमारे CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड ये 2 अलग कंपाउंड्स है, बट इसके अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि इसमें भी सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज्ड है और इसमें भी सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज्ड है। तो बेसिकली कोई 2 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की। तो ये 2 एलिमेंट्स जब हमें एक अलग अलग कंपाउंड देते हैं, 2 अलग कंपाउंड देते हैं, एक CO2 हो गया एक CO हो गया, अगर ये 2 में अलग कंपाउंड देते हैं और हम इसमें से किसी भी एक का, एक किसका एलिमेंट का, किसी भी एक एलिमेंट का अगर हम मास को कांस्टेंट रख दें तो उससे क्या होगा, उससे उसने ये बताया कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रख दें तो जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, यानी इस केस के अंदर ऑक्सीजन, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन वाला एलिमेंट है इसका जो रेशियो होगा, इसका जो मास का रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा। यार मुझे लग रहा होगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें भैया क्या पढ़ा रहे हैं। तो आओ यार हर चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब यार इसमें देखो कार्बन का मास क्या होता है 12 ग्राम हो, आई होप यार तुम्हें मासेस याद होंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 ग्राम। सिमिलरली CO2 में कार्बन का मास 12 ग्राम और इसमें हमने 2 ऑक्सीजन एटम्स यूज़ करे हैं, यानी 2 × 16 ग्राम मतलब 32 ग्राम, ठीक है। अब यार इसने हमें ये बोला कि अगर हम कार्बन किसी भी एक एलिमेंट का वेट कांस्टेंट रखें, यानी इस केस में हमने कार्बन का वेट कांस्टेंट रखा है, तो जो हमारा दूसरा एलिमेंट है उनका जो रेशियो होगा मासेस का रेशियो किसकी बात कर रहे हैं हम यार, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे ना, कार्बन को तो कांस्टेंट रखा है, तो ये किसके बराबर होगा 16:32। तो यार ये हमारा जो रेशियो है ये हमारा क्या आ गया 1:2। तो क्या यार अगर मैं CO2:CO का रेशियो लिखूंगा तो क्या है वो 2 नहीं आ जाएगा। तो बस इसने यही बात की थी और यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को प्रूव कर देता है।